Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now today in this class I'm going to discuss with you the solution of question paper of Mathematical Methods for Economics 2 BA Economics Honors second semester Delhi University 2021। देखिए 2021 में ओपन बुक एग्जामिनेशंस हुए थे और उन एग्जाम में कॉमन फीचर था कि देवर 6 क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू सॉल्व एनी 4। वो ओबी का पैटर्न था सिर्फ, ठीक है। तो आपके एग्जाम में जब भी एग्जाम आपका होगा तो उसमें वो पैटर्न फॉलो नहीं होगा। आप ये ना समझें कि यही पैटर्न है। ये सिर्फ ओबी के लिए एक स्पेशल पैटर्न था कि 6 क्वेश्चंस आए थे और कोई 4 करने थे स्टूडेंट्स को। तो अब मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ आपके लिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 4 पार्ट्स हैं ए बी सी डी। फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं पहले। फंक्शन है एफ ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू x1 बाय x2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ p एट 1, -1। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ p इन द डायरेक्शन ऑफ hk। डिस्क्राइब द लेवल कर्व्स पासिंग थ्रू p। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन में 3 बातें पूछनी। ग्रेडियंट पूछ लिया आपसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछ लिया और लेवल कर्व भी पूछ ली। आइए जी करते हैं। फंक्शन है x1 बाय x2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। First question, A part, f x1 x2 is x1 by x2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं फंक्शन इज x1 स्क्वायर बाय x2 पावर 4। अब हमको निकालना है इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव या पहले ग्रेडियंट। उसके लिए हमको पहले निकालने पड़ेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स। सो व्हाट इज del f by del x1? व्हेन वी आर फाइंडिंग del f by del x1 वी आर कीपिंग x2 एज कांस्टेंट, तो x1 स्क्वायर का होगा 2x1 डिवाइड बाय x2 4 एज इट इज। और जब हम निकालते हैं del f by del x2 देन वी कीप x2 एज कांस्टेंट, सॉरी x1 एज कांस्टेंट। इसको ऐसा कहा जा सकता है, यह x1 स्क्वायर इंटू x2 पावर -4, ऐसा कह सकते हैं। तो डेरिवेटिव क्या होगा -4 x1 स्क्वायर x2 पावर -5 n माइनस तो -5, यानी दिस इज -4 x1 स्क्वायर बाय x2 पावर 5। आपको निकालना है कहां पर, एट पॉइंट P, वो जो कि है 1 -1। x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू -1है। तो यहाँ पे del f बाय del x1 होगा 2 इंटू 1 बाय 1 की पावर 4, यानी 2 बाय 1 तो 2 ही होता है। और del f बाय del x2 क्या आएगा, del f बाय del x2 इज -4 इंटू 1 स्क्वायर। अच्छा -1 की पावर 4 है, सॉरी नीचे -1 की पावर 4 है। -1 का कुछ भी हो तो वो एक्चुअली पॉजिटिव ही रहता है। -4 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन -1 पावर 5, तो -4 अपॉन -1 पावर 5 होगा -1, तो आंसर इज 4। अब सबसे पहले पूछ रहे हैं आपसे ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट एट p1 -1 इज, ग्रेडियंट का सिंबल ये होता है, दिस इज fx1 fx2 at this point. fx1 is this is fx1 and this is fx2. fx1 is 2, fx2 is 4, तो gradient is 2, 4। ठीक है, del f by del x1 जो है वो fx1 है, या f1 भी कह सकते हैं। del f by del x2 fx2 या f2 भी कह सकते हैं। और ग्रेडियंट क्या है, इन दोनों डेरिवेटिव्स को जब हम लिखते हैं एक वेक्टर की फॉर्म में, तो ये हमारा ग्रेडियंट वेक्टर है 2, 4। फिर वो पूछ रहा है आपसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो होता है एच के टर्म से होता है। एच के होना चाहिए हमारे पास यूनिट वेक्टर। एच के यहाँ पे क्या गिवन है, एच के गिवन है आपको 4/5, 3/5, 4/5, 3/5, ये यूनिट वेक्टर होना चाहिए। इसके लिए इसको मैं वेक्टर v बोल दूं, तो लेंथ ऑफ v क्या होगा, लेंथ ऑफ v होगा √4/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का स्क्वायर √16/25 प्लस
9/25 यानी रूट अंडर 25/25 1। तो यस, ये यूनिट वेक्टर है। सो देयरफॉर 4/5 3/5 इज अ यूनिट वेक्टर। नहीं तो क्लास में सिखाया आपको, वेक्टर को अपने लेंथ से डिवाइड करते हैं तो वो बन जाता है यूनिट वेक्टर। अगर ये ना होता तो बनाना पड़ता, फिलहाल तो है। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव of f at p1 comma -1 in the direction of hk is equal to 4/5 comma 3/5 is क्या होगा, fx1 into h plus fx2 into k। fx1 हम ऊपर निकाल चुके हैं, कितना आ रहा है सर, fx1 आ रहा है 2 इंटू एच है हमारा 4/5, 2 इंटू 4/5 प्लस fx2 आया था 4, fx2 इज 4 इंटू 3/5 8/5 प्लस 12/5 20/5 यानी कि 4। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कितना आ रहा है हमारा 4 इन द डायरेक्शन ऑफ एच के एट पॉइंट पी। फिर उसने एक बात और कही थी, वो बोल रहा था आपको डिस्क्राइब लेवल कर्व्स पासिंग थ्रू पी। देखिए z पे वापस चलते हैं, z इज x1 स्क्वायर बाय x2 4। तो एट p1 -1 z क्या होगा, 1 स्क्वायर अपॉन -1 की पावर 4 यानी कि 1। तो लेवल कर्व पासिंग थ्रू p मतलब जहां पर z की वैल्यू 1 है। देयरफॉर फॉर level curve passing through P, that is at z is equal to 1, we have क्या बनेगा, z की जगह डाल दो 1 is equal to x1 square by x2 4, मतलब x2 power 4 is equal to x1 square। this means x2 square is equal to plus minus x1, x2 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस। इसको आप ऐसे समझिए कि ये ऐसे है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस x, क्योंकि x1 x2 में बच्चे के उलझ सकते हैं, इसलिए इसको ऐसे समझ लीजिए आप। y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्या होता है, अगर हम बात करें y स्क्वायर इज इक्वल टू x की, तो वो क्या होता है, यहाँ पे x यहाँ पर y, ये बनता है y स्क्वायर इज इक्वल टू x, y स्क्वायर इज इक्वल टू x। और अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x तो क्या होगा, बस यही बनेगा पैराबोला, मगर फेस इसका खुलेगा नेगेटिव साइड पे। दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू -x। तो ये बन गई क्या हमारी लेवल कर्व, किसकी लेवल कर्व, एट z इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द लेवल कर्व फॉर z इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब कर्व स्केचिंग तो सर आपको आनी चाहिए। अब क्लास नहीं है, मैं कर्व स्केचिंग नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तो अज्यूम करके चल रहा हूँ आपको कर्व स्केचिंग आती नहीं आती है तो वीडियो क्लास में आपने हमारे साथ पढ़ी होगी जरूर। ओके जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर ए हो गया डन, राइट। बी पार्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द एक्सट्रीमम ऑफ द फंक्शन दिस ऑन द क्लोज रीजन बाउंडेड बिलो बाय पैराबोला y इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड बाय अबव बाय लाइन y इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर और y इज इक्वल टू 4 के बीच में जो एरिया बनता है उस एरिया पे इस फंक्शन की हमको चाहिए ऑप्टिमम वैल्यू। फंक्शन है 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4y। देखिए सर फर्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट, फंक्शन है 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4y और रीजन क्या है मेरे पास, रीजन है मेरे पास y इज इक्वल टू x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 4, 1 2 3, ये 4 ले लेते हैं। तो ये लाइन है y इज इक्वल टू 4, 1 2, एक पॉइंट ये आ गया, -1 -2, एक पॉइंट ये आ गया। तो एक पैराबोला दिया आपको उसने आपको, तो ये आपको वो पॉइंट्स चाहिए जो इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हो इस गिवन रीजन में। रीजन ये है, दिस इज द रीजन इन दिस क्लोज बाउंडेड रीजन। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको करना ही होता है, 2-3 स्टेप्स बताए आपको मैंने। हमको एक तो ये करना पड़ता है कि हम
इस फंक्शन को देखते हैं इंडिपेंडेंटली, फंक्शन कहाँ पे इसके फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है, कहाँ स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, और वही स्टेशनरी पॉइंट लेंगे जो इस रीजन में आते हो। फिर इस बाउंडेड रीजन की बाउंड्रीज पे स्टेशनरी पॉइंट लेते हैं और इस बाउंडेड रीजन के जो कॉर्नर्स हैं वो लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, ये स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, z है, वी हैव z इज इक्वल टू, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, z इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4y। फंक्शन चेक कर लूँ, मैंने सही से कॉपी किया, 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4y, बिल्कुल सही है जी। तो पहले हम इसका निकालते हैं डेरिवेटिव। zx क्या होगा 6x, और zy क्या होगा, zy होगा 4y माइनस 4। फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स क्या करते हैं, पुट zx इज इक्वल टू 0 एंड zy इज इक्वल टू 0, मतलब 6x 0 एंड 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब x 0 एंड y इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर 0 1 इज अ स्टेशनरी पॉइंट। अब 0 1 देखो रीजन में आता है कि x 0 y 1, हाँ जी बिल्कुल आता है, 0 1 यहाँ पे आता है, ठीक है, तो ये ले सकते हैं। फिर हमको लेना था अलोंग द एजेस। अब देखिए अलोंग, यहाँ पे सॉरी ई नहीं आएगा, यहाँ पे दो एजेस हैं बेसिकली, एक तो कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक लाइन है y इज इक्वल टू 4। मैंने क्लास में डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ टॉपिक ये वाला, बहुत तरह के क्वेश्चन भी कराए मैं। तो पहले अलोंग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अलोंग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वी हैव, अब इस फंक्शन में अगर मैं y की जगह एक्स स्क्वायर डाल दूंगा तो फंक्शन बन जाएगा सिर्फ x का, क्योंकि y हट जाएगा उसकी जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो वी हैव f, मैं इसको f1 बोल देता हूँ, f1 x इज 3x स्क्वायर, यही है ना 3x स्क्वायर। अब 2y स्क्वायर है सर, तो y की जगह x को डालेंगे तो 2y4, सॉरी 2x4 माइनस 4y, y की जगह डालेंगे x स्क्वायर तो 4x स्क्वायर। तो ये बच रहा है क्या मेरे पास, ये बच रहा है 2x4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस फंक्शन के कहा स्टेशनरी पॉइंट है वो चेक करने, f1 डैश x क्या होगा, ये होगा 8x क्यूब माइनस 2x, इसमें से कॉमन आता है 2x कॉमन, बच गया 4x स्क्वायर माइनस 1। तो फॉर स्टेशनरी पॉइंट पुट f डैश 1 x इज इक्वल टू 0, मतलब 2x इंटू 4x स्क्वायर माइनस 1 0, यानी x 0 और x स्क्वायर आएगा 1/4। इसका मतलब x 0 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। अब ये कहाँ पर है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर है, एट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर y क्या होगा 0 और y होगा 1/4। आप 1/2 लें या माइनस 1/2 लें, y तो 1/4 ही आएगा। सो देयरफॉर स्टेशनरी पॉइंट्स x 0 पे y 0 आ रहा है सर, x माइनस हाफ पे y 1/4 आ रहा है जी, और x हाफ पर भी y 1/4 आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास अब तक देखिए 4 स्टेशनरी पॉइंट हो चुके हैं, एक स्टेशनरी पॉइंट ये रहा और 3 यहां पर आ गए। अब मुझको एक और एज है यहाँ पर, दूसरी एक और एज कौन सी है, एक एज है ये y इज इक्वल टू 4, इसके अलॉन्ग निकालना है। नाउ along y is equal to 4, ये भी फंक्शन x का बनेगा, क्यों, क्योंकि y की जगह 4 आ जाएगा, सिर्फ x बचेगा। 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर था ना, y की जगह 4 आएगा तो 16 2 32 माइनस क्या था 4y माइनस 16 आ गया सर, माइनस 16। तो ये बच गया 3x स्क्वायर प्लस 32। तो इसका f2 x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा 6x, पुट करेंगे 0 x 0, तो यहाँ पे y तो 4 ही है, सो देयरफॉर 0,4 इज अ स्टेशनरी पॉइंट। तो मेरे पास सारे स्टेशनरी पॉइंट्स आ चुके हैं, इंडिपेंडेंटली फंक्शन का निकाल लिया, अलोंग द एजेस निकाल लिया। अब इस बाउंडेड रीजन के एंड पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक एंड पॉइंट तो ये क्या है x माइनस 2 y4, एक एंड पॉइंट ये क्या है x2 y4, एक एंड पॉइंट ये है 0 0। तो एंड पॉइंट्स क्या है,
endpoints of bounded region are -2, 4, 2, 4 एंड 0, 0। अब इन सब पर हमको z की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ वैल्यू ऑफ z एट स्टेशनरी पॉइंट्स एंड एंड पॉइंट्स या कॉर्नर पॉइंट्स भी कह सकते हैं। सबसे पहला एंड पॉइंट z क्या है, यहाँ पे देखिए z था 3x² प्लस 2y² माइनस 4y। एक बार नोट कर लें, यही था ना z, 3x² प्लस 2y², बिल्कुल सही है जी। पहला स्टेशनरी पॉइंट आया था 0, 1, तो उसको लेते हैं z एट 0, 1, मतलब x की जगह 0, y की जगह 1, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो क्या आएगा 0 प्लस 2 माइनस 4 यानी कि -2। सेकेंड स्टेशनरी पॉइंट कौन सा आया था जी 0, 1 के बाद? अगला आया था हमारे पास 0, 0। ठीक है जी, चेक करते हैं 0, 0 पे, वहां तो कुछ कहना ही नहीं, 0 प्लस 0 माइनस 0 यानी 0 ही आएगा। z एट -1/2, 1/4, यहाँ पे क्या होगा सर? x की जगह -1/2, y की जगह 1/4, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, 3/4 प्लस 2/16 यानी 1/8 माइनस 4/4, तो एलसीएम आएगा इसका 8, 6 प्लस 1 माइनस 8 माइनस 1/8 आ रहा है जी। और z एट 1/2, 1/4, अब x से डालना है 1/2, सेम आएगा आंसर, क्योंकि नेगेटिव तो पॉजिटिव ही हो गया था। 3/4 प्लस 1/8 माइनस 4/4 यानी ये भी आएगा -1/8, दोनों में सेम आ रहा है। ये स्टेशनरी पॉइंट्स हो गए। और एक ये आया था पॉइंट 0,4, तो z एट 0, 4, x की जगह 0, y की जगह 4 डालेंगे तो 0 प्लस 2 इंटू 16 माइनस 4 इंटू 4, 32 माइनस 16 यानी कि ये आ गया 16। ठीक है, अभी बात खत्म नहीं, अभी हमको निकालना है कहां पर? कॉर्नर एंड पॉइंट्स पर। z एट -2, 4, -4 पे क्या होगा सर? -4 पे आएगा आपके पास -2 का स्क्वायर 4, 12 प्लस 32 माइनस 16, 28, और z एट 2, 4 सेम आएगा, 12 प्लस 32 माइनस 16 यानी 28। 0, 0 पे निकाल चुके हैं, तो z की हाईएस्ट वैल्यू यही आ रही है, 28 आ रही है हाईएस्ट वैल्यू, और लीस्ट वैल्यू आ रही है z की -2, वो आ रही 0, 1 पे। Therefore, maximum value of z is 28 at -2, 4 and 2, 4, and minimum value of z is -2 at 0, 1, 0, 1 पे आ रही है -2 वैल्यू। ठीक है जी, तो क्वेश्चन ने हमसे एक्सट्रीम वैल्यूज पूछी थी, हमने क्वेश्चन को एक्सट्रीम वैल्यूज बता दी, एक्सट्रीमम मतलब मिनिमम भी और मैक्सिमम दोनों बताने, दोनों उसको बता दिए। 6.75 का क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा तो हो गई, देखिए इतने नंबर दे रहा है आपको तो थोड़ा सा बड़ा तो होगा। सी पार्ट कह रहा है व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द डिमांड इक्वेशन व्हिच हैज अ कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ -n। बहुत सिंपल है सर, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है बेसिकली है। इलास्टिसिटी डिमांड है -n, इलास्टिसिटी क्या होती है? वो होती है p/q इंटू dq/dp इज -n। बच्चे कहेंगे सर आपने माइनस साइन नहीं लिया। देखिए जब हम माइनस साइन लेते हैं इलास्टिसिटी में यहाँ पर तो आंसर पॉजिटिव आता है, अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब हमने माइनस साइन क्वेश्चन में नहीं लिया हुआ, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब इसको अगर आप वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो dq/q इज इक्वल टू -n टाइम्स dp/p इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट dq/q इज इक्वल टू -n इंटीग्रेट dp/p, यानी आ जाएगा log q इज इक्वल टू -n log p। अब सब कुछ log फॉर्म में हो तो कांस्टेंट को भी log फॉर्म में लेते हैं, log c, यानी log q इज इक्वल टू log p पावर -n प्लस log c। ठीक है, या -n यहीं छोड़ दीजिए, पावर में n लीजिए, माइनस यहाँ छोड़ने से फायदा होगा कि आप उसको ले जाएंगे रेसिप्रोकल में। So log q is equal to log c by p power n
taking anti-log या taking exponential, we get q is equal to c by p power n. और मैंने लेक्चर में एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव में पढ़ाया हुआ है कि इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट इलास्टिसिटी डिमांड फंक्शन. अगर ये फॉर्म मिलती है q इज इक्वल टू a बाई पी पावर n, इसको बोलते हैं कांस्टेंट इलास्टिसिटी डिमांड फंक्शन. अब a बाई पी पावर n या c, कुछ भी कांस्टेंट का नाम कुछ भी हो सकता है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट इलास्टिसिटी डिमांड फंक्शन. ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारे पास जो उसने पूछा था. नेक्स्ट डी पार्ट है जी, कह रहा है यूज ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजिंग z इज इक्वल टू x प्लस वाई सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट z's. तो ये अब एलपीपी का क्वेश्चन हो गया, ग्राफिकल मेथड. तो देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है सर, यहाँ पे 1 का d. बहुत डिटेल में पढ़ा है क्वेश्चन, बहुत आसान है ये. ग्राफिकल मेथड बहुत डिटेल में, शायद 2-3 लेक्चर्स हैं आपके पास उसके, तो बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं जी मेरे पास. पहला है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10. दूसरा है 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 16. तीसरा है माइनस x प्लस y लेस देन 3. xy मोर देन इक्वल टू 0. सबसे पहला काम क्या करते हैं, हमें पहले जो फीजिबल रीजन निकालने के लिए पहले जो इनइक्वालिटीज उनको इक्वेशन फॉर्म में लिखना होता है. तो हम क्या कहते हैं, इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग द गिवन इनइक्वालिटीज, या इक्वेशंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू गिवन इनइक्वालिटीज कह सकते हैं. फर्स्ट है x प्लस 2y इज 10. x0, अगर x0 होगा y आएगा 5, y0 होगा x आएगा 10. बस 2 पॉइंट सफिशिएंट है, ज्यादा की जरूरत नहीं, 2 पॉइंट से काम चल जाएगा. सेकंड है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 16. x0 y होगा 16, y0 x होगा 8. थर्ड इज माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. x0 तो y होगा 3, y0 x होगा माइनस 3. अब मुझे इसका बनाना है ग्राफ, तो उसके लिए मैं काम कर लेता हूँ. मैं अपना जो पेज का व्यू है वो चेंज कर लेता हूँ, चेक बॉक्स ले आता हूँ, काम आसान हो जाएगा. ठीक है, लीजिए जी ग्राफ बनाते हैं इसका हम लोग. ये माइनस में भी जाना है ना, इसको छोड़ देता हूँ, इसको छोड़ते हैं, क्योंकि माइनस में भी जाना है तो मुझे दूसरा लेना पड़ेगा. रुकिए, ये वाला. तो ये हमने ले लिया यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे ले लिया y एक्सिस. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. टू 4, 6, 8, 10, 12, 14, इतना ही बहुत है. फर्स्ट लाइन के लिए x0 तो y5 और y0 तो x10.
इनको ज्वाइन करके बनानी है लाइन मेरे को फर्स्ट के लिए, x0 y5 y0 x10. दिस इज माय फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन है जी. सेकेंड लाइन के लिए x0 तो y16 और y0 तो x8. अब इनको ज्वाइन करना है मुझे सेकेंड लाइन के लिए. मैं कोशिश करूंगा जितना एक्यूरेट बना सकूं, मगर फिर भी स्क्रीन पे कई बार हाथ हिल जाता है. आप पेन पेपर बनाएंगे ज़्यादा एक्यूरेट होगा सर्टेनली, विदाउट एनी डाउट. ये सेकेंड लाइन आ गई मेरे पास. थर्ड लाइन है x0 तो y है -3, मार्क नहीं करा मैंने अभी, -2 -4. x0 तो y है -3 और सॉरी x0 तो y है 3 और y0 तो x है -3. तो ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये. दिस इज लाइन नंबर 3. ठीक है. तो अब ये लाइंस आपस में कहां कहां इंटरसेक्ट करती हैं वो निकालना है. इसको बोल देते हैं पॉइंट ए. इसको अब ये लाइंस ड्रॉ करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे फीजिबल रीजन चाहिए, कॉमन रीजन चाहिए. उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, हम यहां चलते हैं अपनी इनइक्वालिटीज में. जैसे फर्स्ट इनइक्वालिटी ली हमने, इसमें हम x की जगह 0 डालेंगे, y की जगह 0. मतलब मैं ओरिजिन को यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ. x की जगह 0, y की जगह 0, तो 0 + 0 आ गया 0. 0 लेस देन 10. ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है. तो अगर ट्रू आएगा तो टुवर्ड्स ओरिजिन रीजन शेड करना है, फॉल्स आएगा तो अवे फ्रॉम ओरिजिन. तो ट्रू आ गया तो फर्स्ट लाइन से टुवर्ड्स ओरिजिन ये रीजन शेड करना है मुझे. नीचे वाला कलर नजर नहीं आ रहा होगा, कलर ये ले लेता हूँ. टुवर्ड्स ओरिजिन ये रीजन शेड करना है. सेकंड में चलिए सर, अब सेकंड में अगर मैं इंसर्ट करता हूँ 0 0, ये भी ट्रू आ रहा है. तो सेकंड लाइन से भी टुवर्ड्स ओरिजिन शेड करना है. सेकंड लाइन से भी शेड करना है टुवर्ड्स ओरिजिन, यानी ये रीजन शेड करना है मुझे. थर्ड में आ जाइए सर, यहाँ भी 0 + 0 लेस देन 3 ट्रू आ रहा है. तो थर्ड लाइन से भी टुवर्ड्स ओरिजिन शेड करना है मुझे. थर्ड लाइन में टुवर्ड्स ओरिजिन ये आ रहा है. तो मेरा जो कॉमन रीजन है फीजिबल, और क्योंकि उसने बोला एक्स वाई पॉजिटिव होने चाहिए, तो मैं ना तो नेगेटिव रीजन में जाऊंगा एक्स के ना वाई के. तो मेरा कॉमन रीजन ये आ गया. दिस इज माय कॉमन रीजन. ये कॉमन रीजन आ गया मेरे पास. इसको नाम दे देते हैं. मैंने पहले नाम दिया था एक बार, फिर मिटा दिया, मैं कॉमन रीजन बोल रहा था. इसको नाम देते हैं ए बी सी डी और ये ई. सो फीजिबल रीजन कह सकते हैं. feasible region is bounded by A. अब A के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे मेरे को. A फर्स्ट और थर्ड लाइन के इंटरसेक्शन पर है. A कहाँ है? फर्स्ट और थर्ड लाइन के इंटरसेक्शन पे. तो रफ में कर लेते हैं. x + 2y = 10 -x + y = 3. इसको अगर ऐड कर देंगे तो 3y आ जाएगा 13, y आ जाएगा 13/3, x आ जाएगा 10 - 26/3, 4/3, 4/3, 13/3, 4/3, 13/3. B किस किस के इंटरसेक्शन पे है सर? B है फर्स्ट और सेकंड के इंटरसेक्शन पे. फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करने के लिए देखिए इनके कोफिशिएंट्स दोनों के अलग अलग हैं. तो मैं फर्स्ट को 2 से पहले कर लेता हूँ मल्टीप्लाई. तो 2x + 4y = 20. तो ये रफ में करना है मेरे को. और सेकंड है 2x + y = 16. सबट्रैक्ट करेंगे तो 3y = 4, y = 4/3 और y 4/3 सेकंड डाल दूं अगर, तो 2x = 16 - 4/3, 2x = 44/3, यानी x आ गया 22/3, 22/3, 4/3, 22/3, 4/3. C कहाँ पर है सर? C तो x एक्सिस पर है, वो तो इजी है. जहां पर x 8 है y 0 है. D तो ओरिजिन है 0 0. एंड E y एक्सिस पर है. y एक्सिस पे क्या है? x 0 है, y है 3.
अब आपको करना ये है कि आपको z मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो z को इन सब पे चेक करेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू x प्लस वाई एट फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, 4/3 13/3, z at 4/3 13/3 is 4/3 plus 13/3 यानी 17/3। 17/3 कितना होगा, 5.6667 कह लीजिए। सेकंड है 22/3 4/3, z at 22/3 4/3, so it is 22/3 plus 4/3 26/3 8.67। फिर उसके बाद नेक्स्ट है z at 8,0, तो 8 प्लस 0 8 ही आएगा। z at 0,0, 0 प्लस 0 0 ही आएगा। और z at लास्ट था 0,3, 0 प्लस 3 3 ही आएगा। तो आपको मैक्सिमाइज मालूम करना था, कहाँ मैक्सिमम आ रहा है सर, ये मैक्सिमम है, तो z इज मैक्सिमम एट 22/3 4/3। So therefore z is maximum at x is equal to 22/3, y is equal to 4/3, and maximum value of z is 26/3। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी स्टोरी है सर। इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था सॉल्व करने की। फर्स्ट क्वेश्चन डन, फिनिश, खत्म। होपफुली आप समझ गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन। किसी के मन में किसी तरह की कोई क्वेरी है, कोई बात समझ नहीं आई है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे है, आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।